नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ वर्षा सिंह। सितंबर का महीना राष्ट्रीय पोषण माह के तौर पर मनाया जाता है। इस वर्ष पोषण माह की थीम है महिला और स्वास्थ्य, बच्चा और शिक्षा। पोषण माह के तहत राज्य में किस तरह की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, कुपोषण से जंग की रणनीति क्या है, इस सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राज्य के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के सचिव हरिचंद्र सेमवाल जी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो पोषण माह मनाया जा रहा है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है जो हम सितंबर में पोषण माह मनाते हैं और किस तरह की गतिविधियां राज्य में चलाई जा रही हैं पोषण माह के तहत। आप सभी अवगत हैं कि प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग उत्तराखंड अपने प्रदेश में पोषण माह सितंबर महीने में मनाता है और इसके तहत हर स्तर पर, जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर, क्षेत्र पंचायत स्तर पर हर जगह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और जनता के सहयोग से पूरे रैलियों के माध्यम से हो या जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से हो या परिचर्चाओं के माध्यम से हो, लोगों को जानकारी देने का प्रयास किया जाता है कि पोषण क्यों आवश्यक है और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए पोषण की क्या आवश्यकता है। जी, तो जब हम बात करते हैं पोषण की और कुपोषण की, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कुपोषण के मानक क्या है। एक महिला या एक माँ अपने बच्चे के लिए ये कैसे समझे, खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में या जो शहर की जो छोटी बस्तियां हैं वहाँ पर रहने वाले लोग, कि कुपोषण है क्या, उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो कुपोषित हैं या नहीं। बच्चे के जन्म के बाद जो उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, जो उसका वजन है, ऊंचाई है, इन सब के मानक भारत सरकार के द्वारा तय किए गए हैं। पोषण ट्रैकर में सभी बच्चों की जानकारी एनरोल की जाती है, चढ़ाई जाती है। उसके आधार पे उसकी हर महीने हाइट ली जाती है, ऊंचाई, वजन लिया जाता है। उसके आधार पे पता लगता है कि बच्चे की जो ग्रोथ समय समय पे होनी चाहिए वो हो रही है प्रॉपर या नहीं हो रही है, और अगर वो नहीं हो रही है तो उसके कारण क्या है। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी जो आंगनवाड़ी सेंटर है हमारे, वहाँ आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से, ANM के माध्यम से स्वास्थ्य जाँच की जाती है और जो भी स्थानीय चिकित्सक हैं PHC में, CHC में, उनके द्वारा हेल्थ कैंप लगाए जाते हैं और बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है ताकि पता लगाया जा सके कि बच्चा कुपोषित है या सामान्य दिनचर्या उसका स्वास्थ्य है। उसके आधार पर उसको जो भी प्रॉपर डाइट है वो देने की बात हो या अन्य जो भी सावधानियाँ बरतने की बात हो, उसके बारे में प्रयास किए जाते हैं। पोषण ट्रैकर एक ऐप है, भारत सरकार ने डेवलप किया है, जिसमें जितने भी हमारे आंगनवाड़ी सेंटरों पर रजिस्टर्ड बच्चे हैं उन सब की सारी जानकारी उसमें वजन की रिलेटेड हो, हाइट से रिलेटेड हो, उनका नाम, पता, आधार नंबर वगैरह वो सब डाला जाता है। जी, तो ये पोषण के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अलग अलग आयु वर्ग की आवश्यकताएं अलग होती हैं। बचपन में, युवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, तो अलग अलग आयु वर्ग को ध्यान में रखते हुए किस तरह की योजनाएं आपके विभाग से चलाई जा रही हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि 0 से 6 महीने तक के बच्चों के लिए अलग नीड है, 6 महीने से लेकर 3 साल तक के लिए बच्चे की अलग नीड है और 3 साल से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे के लिए अलग कार्यक्रम है। तो हमारा जो विभाग है उसकी जिम्मेदारी 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों की देखरेख करना है। 6 साल के बाद बच्चा विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में एनरोल हो जाता है, उसके बाद शिक्षा विभाग उनकी बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी उठाता है। जहाँ तक 6 साल तक के बच्चों का हमारा जो विभाग का मैंडेट है, उसमें हर आंगनवाड़ी सेंटरों पे जितने भी उनके कार्यक्षेत्र में रहने वाले परिवार हैं, उनकी समय समय पे घर जाके उनकी निगरानी हमारी आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा की जाती है। जो भी वहाँ पे गर्भवती महिलाएं हैं उनका आंकड़ा जुटाना, उनका रजिस्ट्रेशन करना और बच्चे के जन्म से लेकर 6 साल तक के बच्चे की देखभाल ये आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से की जाती है। जी, अभी आपने बताया कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वहाँ उनका आंकड़ा जुटाया जाता है, क्योंकि हम कहें शुरुआत वहीं से होती है कि एक माँ गर्भवती महिला के लिए खासतौर पे बात करें तो उसकी जो आवश्यकताएं हैं पोषक तत्वों से जुड़ी हुई, उनको किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो एक बहुत नाजुक समय होता है। हमारे प्रदेश में लगभग 8,000 के करीब ग्राम पंचायतें हैं। जहाँ तक आंगनवाड़ी सेंटरों की बात है, नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में टोटल 20,000 के करीब आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिसमें 15,000 के करीब हमारे पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र हैं और 5,000 के करीब हमारे मिनी आंगनवाड़ी केंद्र हैं। मिनी आंगनवाड़ी केंद्र पर एक आंगनवाड़ी वर्कर होती है, मिनी वर्कर किसी से कहा जाता है, और आंगनवाड़ी केंद्र जो पूर्ण रूप से हैं उसमें आंगनवाड़ी वर्कर के साथ साथ में एक सहायिका होती है। तो सब मिला के हमारा 35,000 का करीब वर्कफोर्स है जो पूरे प्रदेश में है, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में कार्यरत है।
ये अपने क्षेत्रों में जाके, जैसा आपने बताया, उन परिवारों की घरों में जाके उनका देखते हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, समय समय पर उनके स्वास्थ्य की जांच स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कराई जाती है, भले ही वो आशा वर्कर हो, एएनएम हो, या हमारा निकटवर्ती जो भी स्वास्थ्य केंद्र है उसके माध्यम से। और उसके साथ साथ जो भी समय समय पर उन्हें टीकाकरण होना है उसकी जानकारी दी जाती है। बच्चा होने के बाद से जो भी हमारे विभाग के द्वारा कार्यक्रम संचालित हैं, टेक होम राशन के रूप में उन्हें जो अनाज दिया जा रहा है वो हो, या बच्चे जो हमारे केंद्रों में हैं उनको पका हुआ भोजन दिया जा रहा है वो हो, उसमें जो कुपोषित बच्चे हैं या अति कुपोषित बच्चे हैं तो उनके लिए अलग डाइट भारत सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है और सामान्य बच्चों के लिए अलग निर्धारित की गई है। तो ये हम तय करते हैं कि ये अति कुपोषित बच्चा है, ये कुपोषित बच्चा है, फिर उसकी नीड की, उसकी आवश्यकता के आधार पर उसको डाइट देते हैं। जी जी। आज की तारीख में हमारे 20,000 सेंटरों में लगभग 7 लाख से करीब 7 लाख प्लस बच्चे रजिस्टर्ड हैं जो 0 से 6 साल की उम्र के हैं। उसमें जो 4,500 के करीब अति कुपोषित और 3,500 के करीब कुपोषित बच्चों का आंकड़ा है। ये आंकड़ा हालांकि इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक भी बच्चा क्यों कुपोषित या तो कुपोषित रहे उसको देखने की जिम्मेदारी विभाग की है। और जहाँ तक आंकड़ा की बात देखी जाए, 13 हमारे जो प्रदेश में ज़िले हैं उसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर, नैनीताल, इनको देखें हैं, देहरादून के मैदानी क्षेत्र और बाकी पर्वतीय क्षेत्र है। तो जो ये हमारे कुपोषित अति कुपोषित बच्चे हैं ये हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ज़्यादा है। इससे भी आप जान सकते हैं कि पर्वतों में कुपोषण या अति कुपोषण की समस्या उतनी नहीं है जितनी मैदानी जनपद में है। और ये कौन सा आय वर्ग है या कौन सा सेक्शन है जहाँ पर ये कुपोषण की समस्या ज़्यादा है या अति कुपोषित बच्चे ज़्यादा आते हैं? ये जो देखा गया है हमारे प्रदेश में आकांक्षी जनपदों में हरिद्वार उधम सिंह नगर भी है, जहाँ पे हमारे डेवलपमेंट के जो मानक भारत सरकार के द्वारा या नीति आयोग के द्वारा तय किए गए हैं उसमें काफ़ी कमी है अन्य विकसित नगरों के मुकाबले। तो उसको दूर करने के लिए प्रयास भारत सरकार के द्वारा भी किए जा रहे हैं। इसी में ये देखा गया है कि हमारे जो कुपोषित अति कुपोषित बच्चे हैं वो इन दोनों जनपदों में ज़्यादा हैं। उसका कारण एक ये पाया गया जब हमने इस बारे में जो भी आंकड़े जुटाए हैं या उसके बारे में सर्वे कराए हैं, क्योंकि इन नगरों में मजदूर वर्ग ज़्यादा है इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से, और मजदूर वर्ग में या जो जिनके आय के परमानेंट साधन नहीं है जिनके पास, उन बच्चों में ये समस्याएं, उन परिवारों के बच्चों में ये समस्याएं देखी जा रही है। माता पिता का दोनों का काम पे होना, मजदूरी के कामों में, और बच्चों की देखभाल ना किया जाना, ये भी एक कारण है। तो इन बच्चों तक और ये जो बसावटें हैं इन तक भी हम पहुंचते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों के मार्फत से, और इन तक भी वो जो टेक होम राशन है या जो भी योजनाएं जिसके तहत पोषण आहार उपलब्ध कराया जाता है वो हम कराते हैं। जी जी जी। एक चीज़ और प्रदेश सरकार ने करी है कि जितने भी हमारे अधिकारी वर्ग हैं या कर्मचारी वर्ग हैं या जनपद के अधिकारी वर्ग हैं, उन विभिन्न विभागों के, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि कुपोषित अति कुपोषित बच्चों को वो देखभाल करने का जिम्मा उठाएं और सप्ताह में 15 दिन में एक बार उनके परिवारों से बातचीत करें और उनके बारे में निगरानी रखें। उससे भी इस समस्या को दूर करने में, उन बच्चों को सामान्य बच्चों की श्रेणी में लाने में प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किए गए हैं। उसमें भी काफ़ी आशातीत सफलता मिल रही है। जी, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि किस तरह का असर आपने देखा जब बच्चों को गोद लिया गया, ऐसे बच्चों को खास तौर पर चिन्हित करके, तो क्या सकारात्मक नतीजे सामने आए? इसमें ये पाया गया कि जिन अधिकारियों के द्वारा उन बच्चों की जिम्मेदारी ली गई, वो जब हफ्ते में 15 दिन में या महीने में कभी कभार उन परिवारों के बीच जाते हैं, या वो नहीं जा पा रहे तो अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी जो उनको उनके घरों में भेजा जाता है, और उसके जो भी उनके बच्चे का कार्य व्यवहार है या उसका स्वास्थ्यगत कारण है उनकी जानकारी ली जाती है। और अगर फिर भी समस्या में सुधार नहीं हो रहा है तो निकटवर्ती जो भी चिकित्सालय है वहाँ पे उसका परीक्षण कराया जाता है ताकि पता लग सके कि उसके कुपोषण से दूर ना होने के कारण क्या कारण है, और अगर कोई इलाज की व्यवस्था की जानी तो राज्य सरकार के द्वारा वो भी की जाती है। क्योंकि अभी जो पिछले वर्ष नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट आई थी, तो उत्तराखंड के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं कही जाएगी। तकरीबन 57% बच्चे एनीमिक पाए गए। तो ये शहर और पहाड़, पर्वतीय ज़िले, सब जगह एक तरह से देखा जाए तो ये समस्या है। 57% बच्चों का एनीमिक होना या महिलाओं के एनीमिक होने की भी संख्या ज़्यादा है। एक कारण ये भी पाया गया है इसमें कि जो पहले हम परंपरागत जो हमारे खाद्यान्न थे उनसे जुड़े हुए थे पर्वतीय जनपदों में, गाँव में तो ये था ही, लेकिन आजकल जो हमारी आधुनिक जीवन शैली है उसके कारण
जंक फूड का और जो अन्य पदार्थों का चलन है वो बढ़ने से, और हमारे जो परंपरागत खाद्य पदार्थ या फल हैं उनसे हम दूर होते जा रहे हैं, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं वो भी। तो जागरूकता कार्यक्रमों में या पोषण माह के अभियानों के दौरान और जनरली भी हम जब भी कार्यक्रम आयोजित करा रहे हैं, पंचायतों के माध्यम से इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि हम स्थानीय खाद्य पदार्थों पे जोर दें और जो हमारे स्थानीय फल हैं उसका भी सेवन करने में महिलाएं, बच्चे उनको जागरूक करें। बिल्कुल, जबकि देखा जाए तो जो हमारे पर्वतीय ज़िले हैं जहाँ पर मंडुआ, झिंगोरा जैसे बहुत पोषक तत्वों वाले अनाज माने जाते हैं, जिनको पौष्टिक अनाज के तौर पे अब नोटिफाई भी किया जा रहा है, तो इतने विविधता भरे अनाज के बावजूद जो अगर बच्चे कुपोषित हैं तो एक सवालिया निशान है। जी, बिल्कुल, राज्य सरकार गंभीर है इस बात के लिए और विभाग भी अथक प्रयास कर रहा है कि जल्दी ही इस समस्या पे हम निदान पा सकें, और लेकिन जन सहयोग के बिना ये चीज़ें अधूरी है। बिल्कुल। तो राज्य सरकार के द्वारा भी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी जनता से भी अपील की जा रही है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को एक अडॉप्शन के तरफ, मतलब उनकी आंगनवाड़ी केंद्रों का जिम्मा भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, नागरिक हैं, अधिकारी कर्मचारी वो उठाएं, या जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं वो उठाएं, ताकि उस आंगनवाड़ी केंद्र में क्या नीड है और वहाँ पे इस तरीके के जो बच्चे हैं उसके लिए जो सरकारी सहायता है उसके अलावा भी अगर कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो वो समाज के माध्यम से किया जा सके और उनको इस कुपोषण, अति कुपोषण की समस्या से दूर कराया जाए। क्षेत्र में मौजूद कोई स्वयंसेवी संस्था या कोई व्यक्ति या अधिकारी जो अगर आंगनबाड़ी केंद्र को सपोर्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, इस तरह की भी व्यवस्था है। हाँ जी, आंगनवाड़ी केंद्रों में हालांकि राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी 20,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को एकदम से सही मॉडल रूप में या एक आदर्श रूप में स्थापित करना बहुत बड़ा चैलेंज है। उसको दूर करने के लिए हम जो भी जन सहायता की बात है, जन सहयोग की बात है, या समाज के संभ्रांत नागरिकों के द्वारा उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए प्रयास किया जा सकता है, उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल। और एक जो पोषण के लिहाज से जो सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है एक बच्चे के लिए, वो उसके जन्म, उसके माँ के गर्भ में आने से लेकर शुरू के 1000 दिन तक, वो कहते कि अगर उस समय बच्चा कुपोषण से बचा रहा तो आगे चलकर वो कभी कुपोषण का शिकार नहीं होगा। तो इस 1000 दिन को आप लोग किस तरह से टारगेट करते हैं? जो हमारे विभाग का मैंडेट है, जहाँ तक आंगनवाड़ी वर्कर इसका पूरा ध्यान रख रही है कि हर घर घर जाके महिलाओं के बारे में जानकारी जुटाती हैं और उनके गर्भधारण से लेके जो भी ध्यान रखने वाली बातें हैं उसमें उनको जागरूक करना। तो जो आपने जो बताया कि 1000 दिन का, उसमें गर्भधारण से लेके जो उसके जन्म, बच्चे के जन्म के बच्चे के 2 साल की उम्र तक का, ये लगभग एक 1000 दिन का जो टाइम है, तो इसमें अगर बच्चे की देखभाल सही ढंग से हो गई तो आने वाले समय में बच्चे की बढ़ती उम्र में उसको कुपोषण का शिकार नहीं होना पड़ेगा, उसका मानसिक विकास सही होगा, शारीरिक विकास सही होगा। ये एक रिसर्च में परिणाम सामने आए हैं। उसी के कारण इन 1000 दिन पे उस बच्चे को और बच्चे की माँ की तरफ ध्यान देने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं या जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनको भी प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास करते हैं क्या, ताकि वो अपने एरिया से अच्छे रिजल्ट लेकर आ सके और उनके काम की मॉनिटरिंग भी एक तरह से की जा सके? विभाग के द्वारा तो उनके क्षमता विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से। इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग है उनके द्वारा भी हमारे आंगनबाड़ी वर्करों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें इन कैटेगरी के बच्चों के लिए और माताओं के लिए, गर्भधारण जो करने वाली महिलाएं हैं उनके लिए क्या चीज़ ध्यान में रखनी नहीं रखनी, उसके बारे में जानकारियाँ आंगनवाड़ी वर्कर को मुहैया कराई जाती है। इसके साथ साथ में आप देख रहे हैं कि जो विभाग की योजनाएं हैं उसमें के तहत जो इनको पुरस्कार दिया जा रहा है आंगनवाड़ी वर्करों को, उसके लिए भी हमने इनके जो टारगेट हैं उसमें जो अचीव कर रहे हैं, जो इन महिलाओं बच्चों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उनके क्षेत्र में कुपोषित, अति कुपोषित बच्चे नहीं हैं, उन महिलाओं को, उन कार्यकर्तियों को प्रायोरिटी दी जा रही है उनका आंगनवाड़ी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, ताकि उनका मनोबल तो बढ़े और अन्य जो हमारे वर्कर हैं वो भी इस बात के लिए प्रेरित हों कि वो अपने क्षेत्र में जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उसको पूर्ण रूप मनोयोग से करें, ताकि वो आंगनवाड़ी वर्करों को जो पुरस्कार है, जो अच्छी खासी धनराशि राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है, राष्ट्रीय पुरस्कारों में भी उनका चयन किया जा रहा है, तो उनको एक प्रोत्साहन मिलता है इस तरह से कि उनके कार्य की भी एक समीक्षा और एक तारीफ दोनों ही भी हो रही है। जी बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों में जो सबसे बड़ा, अगर हम कहें, ये जो पोषण माह भी जागरूकता के उद्देश्य से मनाया जा रहा है, और जागरूक करना मतलब गांव के एक अंतिम व्यक्ति तक, एक महिला तक, वो सबसे ज़रूरी कार्य है।
तो जागरूकता को लेकर आप लोग किस तरह से कार्य करते तो हैं? ग्रास रूट लेवल पे आंगनवाड़ी सेंटरों के जो भी ग्राम हैं, ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों के सहयोग से पोषण पंचायतों का एक अभियान चलाया जा रहा है कि पंचायतें इस बारे में आगे बढ़े और अपने वहाँ इस तरीके की जो भी कुपोषण की समस्या वो न रहे, उसके लिए पंचायतें आगे आएँ। उसके लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाएं भी निर्मित की जा रही हैं पंचायतों के सहयोग से, ताकि जो स्थानीय सब्जियां हैं या फल हैं वो वहाँ पे आसपास लगाया जा सके और बच्चों को जो कुक्ड फूड दिया जाता है उसमें उन सब्जियों का प्रयोग किया जा सके, ताकि बच्चों में कुपोषण की समस्या भी नहीं रहे, पौष्टिक तत्व भी बच्चों को मिल सके। इसके साथ साथ में जो भी शैक्षिक संस्थाएं हैं, स्कूल्स हैं, उनके माध्यम से रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है गांव-गांव स्तर पे, ताकि इस अभियान को और ज़्यादा सफल बनाया जा सके, लोगों को जागरूक भी किया जा सके। जी, क्योंकि जो दूसरा हमारा आंकड़ा है शिशु मृत्यु दर का, वो भी उत्तराखंड में पिछले जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट और इस बार के रिपोर्ट में बढ़ा है, 28 से बढ़कर 32% के आसपास हो गया। तो ये एक बहुत चौंकाने वाली बात भी रही और ये बहुत चैलेंजिंग टास्क भी है। हमारे विभाग के अथक प्रयासों के बाद भी इस बात का सामने आना ये ज़रूर एक हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन की ओर इशारा कर रहा है कि अब विभाग को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग से भी हमारी परिचर्चा चल रही है और स्वास्थ्य विभाग को हमने मदद मांगी है और उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके की अगर बातें आई हैं तो वो क्यों आ रही है, उसको दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को क्या प्रयास करने हैं वो किए जा सकें। पूरी कोशिश की जा रही है कि सभी डिलीवरियाँ जो हैं वो संस्थागत हो, मतलब अस्पतालों में हो। उसके लिए आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर दोनों मिलके ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही है, नगरीय क्षेत्रों में भी काम कर रही है। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना के तहत प्रथम प्रसव पे महिलाओं को 5,000 रुपये की सहायता देने का प्रावधान है, जिसमें 5 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन उसके गर्भधारण के दौरान होता है तो 1,000 रुपये दिए जाते हैं। 6 माह के दौरान जो उनके टेस्ट वगैरह हैं कराने पे फिर 1,000 रुपये 2,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है और बच्चे के जन्म के 3.5 महीने के बाद 2,000 रुपये, इस तरह 5,000 रुपये उस माता और बच्चे की देखभाल के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ताकि ये संस्थागत प्रसव के लिए महिलाएं जाएं और ये जो शिशु मृत्यु दर है उसमें कमी लाई जा सके। और एनीमिया जो एक बड़ी चीज़ समझ में आती है कुपोषण में कि महिलाओं में भी और बच्चों में भी, एनीमिया को लेकर भी कोई खास हम एनीमिया के लिए भी जैसे मैंने कहा कि महिलाओं के लिए जो भारत सरकार ने कहा है इन्हें टेक होम राशन के रूप में दिए जाने वाली बात है, या महिलाओं में जो कुपोषण की समस्या बच्चों में ना है उसको दूर करने के लिए बात है, तो टेक होम राशन के रूप में जो भी भारत सरकार ने तय किए हैं वो अनाज हमारे द्वारा उन्हें प्रोवाइड कराया जा रहा है। एनीमिया की समस्या को दूर किया जा सके इसके लिए हेल्थ विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी उसके लिए आवश्यक दवाइयाँ हैं वो प्रोवाइड कराई जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से भी जो आवश्यक दवाइयाँ होती हैं इस तरीके की दिक्कतों के लिए वो प्रोवाइड कराई जा रही है और पूरी कोशिश है इस समस्या को हम निदान पे आ सकें। टेक होम राशन में हम क्या क्या खाद्य वस्तुएं देते हैं? अभी तक जो था ये ड्राई राशन के रूप में दिया जा रहा था, जिसमें लोकल प्रोडक्ट जो हैं हमारे लोकल अनाज जो हैं उसमें के साथ साथ गुड़ वगैरह भी था, नमक भी था। लेकिन अब भारत सरकार ने ये कंपलसरी कर दिया है कि इस तरीके की चीज़ों को कच्चे राशन के रूप में ना दिया जाए उन्हें, ताकि जिसके लिए दिया जाना है वो कच्चे राशन, भारत सरकार का ये मानना था कि वो घर में चले जाता है और सारे अनाज में वो मिल जाता है, वो फिर परिवार के सारे सदस्यों के बीच में खाने में चले जाता है, तो जिसके लिए दिया जा रहा है उसको उतना नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। जबकि इसका मकसद ये था कि जो महिलाएँ हैं, माताएँ हैं और बच्चे हैं उनके लिए दिया जा रहा है तो उन्हीं को मिले। तो उसे खाने के रूप में किस तरीके से हम रेडी टू ईट पदार्थ के रूप में दे सकते हैं, उसके लिए अभी राज्य सरकार के द्वारा कार्रवाई की जानी है। तो जल्दी ही हम उस रूप में भी जो भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी करी है उसके रूप में उसे वितरित करेंगे, जिससे कच्चा राशन के रूप में उसे ना दिया जाए बल्कि रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट के रूप में दिया जाए। और बच्चों के लिए भी फोर्टिफाइड दूध दिए जाने और अंडा और केला दिए जाने जैसी बातें थी। ये भी कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा ही, केंद्र सरकार के द्वारा जो स्कीम है उसके अतिरिक्त शुरू किया गया है, जिसमें जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चे हैं उन्हें सप्ताह में 2 दिन अंडा और 2 दिन केला और 4 दिन दूध जो है 100 ml वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। और जो माताएं हैं, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के तहत माताओं महिलाओं के लिए भी 2 दिन अंडा, केला और खजूर ये प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं।
और ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए, हाँ, उन्हीं के आंगनबाड़ी जरिए। केंद्रों के जरिए जी, जी, वितरित जी, किए जी। जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर कुपोषण पर हमको जंग हासिल, जो ये जंग है वो जीतनी है, जी। तो कई विभाग हैं जिनको हाँ। मिलके काम करना होगा। एक चीज़ और राज्य सरकार के द्वारा की गई कि जो भी दो बच्चों के जन्म पे माता को और बच्चे को दोनों के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें उस समय के लिए लगती है, भले उसमें वो ड्राई फ्रूट के रूप में हो, बच्चे की मालिश के लिए तेल के रूप में हो या कपड़ों के रूप में हो, वो सामग्री दी जा रही है जो माता और बच्चे दोनों के काम आती है। तो महालक्ष्मी किट के रूप में उसे दिया जा रहा है। इससे भी इस तरीके की जो बातें हैं कि गर्भवती होने के बाद बच्ची और महिलाओं के लिए जो दिक्कतें हैं उसका सामना उन्हें न करना पड़े, गरीब महिलाओं के लिए, तो ये भी प्रयास किया गया है। और क्या हमारा अध्ययन ये भी कहता है कि ये जो कुपोषण की समस्या है वो शहरी शिक्षित वर्ग में भी है, या सिर्फ हम कहेंगे गरीब परिवार है तो वहाँ पर ही कुपोषण है? अब ये तो मैं इसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा कि क्या है, लेकिन ये पाया गया है कि जो शिक्षित वर्ग है या उनके बच्चों में भी, कुछ बच्चों में इस तरीके की कुपोषण की समस्या देखी गई है। उसके लिए कुछ जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं या देखभाल का तरफ पर्याप्त ध्यान दिया जाना ये भी हो सकता है, ना दिया जाना भी हो सकता है। तो कोशिश की जा रही है कि सभी तरीके की दिक्कतों को हम एड्रेस कर सकें और हमारे राज्य के बच्चों में जो एक अच्छा स्वस्थ बच्चा और साक्षर बच्चे की जो कल्पना है हमारी, वो हम पूरी कर सकें। और जो ये पोषण माह की थीम ये भी है बच्चा और शिक्षा, तो बच्चे का जो की जो शिक्षा है उसको लेकर के विभाग किस तरह से, जो 3 से 6 वर्ष के उम्र के बच्चे हैं उन पर किस तरह से काम कर रहे हैं? आपने बहुत अच्छा वाजिब प्रश्न उठाया। आज की तारीख में नई शिक्षा नीति में इस बात पे जोर दिया गया है कि हम आंगनवाड़ी केंद्रों में प्री स्कूल एजुकेशन की तरफ भी ध्यान दें, स्कूल पूर्व शिक्षा की तरफ ध्यान दें। तो उसमें 3 से 6 साल तक के जो बच्चे हमारे यहाँ अध्ययनरत हैं, जो आ रहे हैं आंगनवाड़ी केंद्रों में, उसके 3 से 4 साल तक के बच्चे के लिए एक अलग करिकुलम है, 4 से 5 साल तक के लिए अलग है और 5 से 6 साल तक के लिए अलग है। 6 साल के बाद बच्चे को प्राथमिक विद्यालय में जाना है। ये कार्यक्रम भी अभी हमारे प्रदेश में 5000 आंगनवाड़ी केंद्रों में शुरू किया जा चुका है शिक्षा विभाग के सहयोग से। चूँकि इन लोगों को ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम और स्टडी मटेरियल देने का कार्यक्रम शिक्षा विभाग निभा रहा है, तो राज्य सरकार ने इसमें प्रयास किया है और 5000 आंगनवाड़ी केंद्रों में ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में जल्दी ही बाकी केंद्रों में भी इसको हम शुरू कर पाएंगे। और ये जो जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, वहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी होगी जो नई शिक्षा नीति के तहत उन्हें पढ़ाना, तो उनको भी कुछ खास ट्रेनिंग प्रशिक्षण इसके लिए दिया गया? ये सारी चीज़ें शिक्षा विभाग उठा रहा है, शिक्षा विभाग के द्वारा इसमें ध्यान दिया जा रहा है। हमारे इस तरीके के आंगनवाड़ी वर्करों को ट्रेनिंग उनके द्वारा दी जा रही है और शैक्षिक मटेरियल किताबें भी उनके द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। अभी प्रयास किया गया है कि जो 5000 केंद्र हमारे विद्यालयों में या विद्यालय के आसपास हैं उन पे शुरू किया गया है, और अन्य जो हमारे 15000 के करीब सेंटर हैं उससे भी निकटवर्ती जो भी हमारे विद्यालय परिसर होंगे उसमें स्थापित कराया जाएगा या उसके निकट जहाँ पे भी संभावना होगी वहाँ पे। तो जब स्कूल के पास में रहेंगे तो स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र का एक वातावरण डेवलप होगा और बच्चे को अपने आंगनवाड़ी केंद्र के बाद में स्कूल में आने में हिचक भी नहीं होगी और वहाँ की गतिविधियों को भी वो समझ पाएगा। और क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं बच्चों को शिक्षा देने, क्योंकि उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो टेक होम राशन, महिलाओं की देखभाल, स्वास्थ्य की देखभाल, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं ये शिक्षा करें के लिए उपयुक्त आपको लगती हैं? आपको लगता है कि शिक्षिकाओं की ज़रूरत होगी इसके लिए? चूँकि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर जो जिम्मेदारी निभाती है वो सिर्फ ये नहीं कि आंगनवाड़ी केंद्र को सुबह खोला और दोपहर में बंद कर दिया और उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। जैसे मैंने बताया था, उनको घर घर जाके विजिट करना पड़ती है उनके। अभी आप पिछले 2 वर्ष पहले जो कोविड आया था उस समय देखें तो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में दोनों में घर घर जाके उनके बारे में जानकारी जुटाना, कोविड के प्रोटोकॉल के बारे में उन्हें बताना, दवाइयों का वितरण करना, वो भी उन्होंने बहुत तन्मयता से उठाया था। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है और सिर्फ आंगनवाड़ी केंद्रों तक सीमित ना रह के पूरा जो भी उनका कार्यक्षेत्र है उसमें जितने भी परिवार निवास कर रहे हैं उन सबके स्वास्थ्य के संदर्भ में चिंता करना और उनके बच्चों के संबंध में, महिलाओं के संबंध में चिंता करना, वो सारी उसके कार्यक्षेत्र में आता है। और इसके लिए उनके लिए सरकार के द्वारा जो मानदेय दिया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा भी मानदेय दिया जा रहा है जो पिछले वर्ष ही उनका बढ़ाया गया है। तो राज्य सरकार के द्वारा कोशिश है कि उनको पूरा उचित सम्मान मिले और उचित उनके जो भी उनकी मेहनत है उसके संबंध में उनको एक उचित प्रतिफल प्राप्त हो। प्रयास पूरा है जी। तो
आपको क्या लगता है कि चुनौतियां क्या हैं विभाग के सामने, और अगर हम कहें कि क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर फोकस होकर के आप काम कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे? जो मैंने अभी तक गतिविधि बताई, जो क्रियाकलाप बताए, उस पे तो हम लगातार काम कर रहे हैं। जो आने वाले समय में हम सोचते हैं कि और ज़्यादा करने की कोशिश है, तो उसमें हम चाहेंगे कि आंगनवाड़ी केंद्रों की ग्रेडिंग हो, ताकि वहाँ पे क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ पे किन चीज़ों की आवश्यकता है, उसका आकलन किया जा सके, और समाज के सहयोग से, जन सहभागिता से उन चीज़ों को हम पूरा कर सकें, ताकि एक आंगनवाड़ी केंद्र को एक मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में और स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में हम डेवलप कर सकें, और उनके बच्चों के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम मुहैया करा सकें। इसके लिए अभी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जी, और कई बार ऐसी भी सूचनाएं आती हैं कि किसी आंगनबाड़ी केंद्र पर समय से टेक होम राशन नहीं पहुंच पाया, जी। अब तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ये चीज़ें थी जब मैंने विभाग में ज्वाइन किया था, तो हमारे यहाँ इनका जो मानदेय है, मासिक मानदेय जो मिलना चाहिए थे, उसमें भी काफ़ी, किसी जनपद में 2 महीने का, किसी जनपद 4 महीने का, किसी जनपद 6 महीने का, इस तरीके का बैकलॉग चल रहा था। हमने कोशिश करी है कि उसको आजकल के जो हमारा बैंकिंग पेमेंट सिस्टम हो गया है, PFMS के माध्यम से हम उसे करें, और उसमें हम सफल हुए हैं। और अब पूरे प्रदेश में एक साथ सभी आंगनवाड़ी वर्कर का मानदेय उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जहाँ तक आपने टेक होम राशन की बात बताई, टेक होम राशन के बारे में भी हमारा प्रयास है, पूरे 20,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की जितनी लायबिलिटी है उसको हम एक पार ले आए हैं कि जिस महीने तक का दिया गया है वो पूरे प्रदेश में सब जगह एक जैसा हो, ताकि कहीं ये बातें सामने ना आ सके कि कहीं समय पे बजट ना होने की वजह से या धनावंटन समय पे ना होने की वजह से टेक होम राशन नहीं बढ़ पा रहा है। ये हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले महीनों में हम इस चीज़ को सुधार करें, और कहीं भी ऐसी बात ना आए कि बजट के अभाव में या धन आवंटन समय पर न होने के कारण टेक होम राशन से वो परिवार या वो बच्चे वंचित रह गए। जी, और किस तरह की जन सहभागिता आप चाहेंगे, ये जो पूरे कुपोषण से लड़ाई है, क्योंकि वो एक विभाग की या एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नहीं है, वो हम सब की है, तो जन सहयोग की किस तरह से आपको अपेक्षा है, लोग किस तरह से सहयोग कर सकते हैं? जहाँ तक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की बात है, वो तो मैंने बताया कि शिक्षा विभाग के साथ, स्वास्थ्य विभाग के साथ, आयुष विभाग के साथ हमारा लगातार समन्वय बना हुआ है, और उसमें हम सफल भी हुए हैं। और जो आपने जन सहभागिता की बात करी, उसमें जहाँ तक जनप्रतिनिधियों की बात है, भले ही वो ग्रामीण स्थानीय निकाय हों, ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें, जिला पंचायतें हों, या शहरी स्थानीय निकाय हों जिसमें नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम है, उनका भी हम सहयोग लेंगे, उनके जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेंगे, उनके पदाधिकारियों का सहयोग लेंगे। साथ साथ में जो जनता के बीच के सबरान लोग हैं जो जन सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं, इस तरीके के मामलों में भले ही वो व्यवसायी वर्ग हो सकता है, जो नौकरी पेशा वर्ग है वो हो सकता है। कोई ऐसा तरीका वो जो आपको कनेक्ट कर सके, आपको अप्रोच कर सकें कि इसके बारे में हम अभी कर रहे हैं कोशिश। पूरे आंगनवाड़ी केंद्रों के, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेडिंग के माध्यम से जानकारी जुटाई जा रही है कि किस आंगनवाड़ी केंद्र में किस चीज़ की आवश्यकता है। हो सकता है वहाँ हमें नया भवन बना के देना पड़े, हो सकता है वहाँ पे हमें पुराने भवन को रिपेयर करना पड़े या रिकन्स्ट्रक्शन करना पड़े, साथ में जो संसाधन वहाँ से चाहिए उसके बारे में हमें रिक्वायरमेंट हो। ये सारा डाटा जल्दी ही तैयार हो जाएगा, उसे हम अपने सिस्टम पे, ऑनलाइन सिस्टम पे डाल रहे हैं, जिसके जरिए लोग उसे देख सकेंगे और जिस भी केंद्र में वो मदद देना चाहेंगे कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इस अभियान में ज़रूर सफलता हासिल हो, और क्योंकि ये पूरे देश के लिए और राज्य के लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि भविष्य उन्हीं पर निर्भर करता है। आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला, विभाग की जानकारियाँ जनता तक पहुँचाने का अवसर मिला, और जो हमने बातें कही है उसके लिए लोग प्रेरित होकर हमारी मदद करने को आगे आएंगे, ये उम्मीद है। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।